Hello everyone. Today we are starting with introductory microeconomics of class 11th. So today we are starting with chapter 1 economics and economy. So let's assume एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि मान लेते हैं हम इंडिया के सबसे अमीर इंसान हैं, a rich guy like मुकेश अंबानी, और अकाउंट में इतने पैसे हैं कि गिनना बहुत मुश्किल हो जाए। सो आप बता सकते हैं कि क्या हम अपनी सारी विशेष पूरी कर सकते हैं उस पैसे से? सो आंसर इज बिल्कुल नहीं। आंसर सुन के अजीब तो लगा होगा, पर रीजन अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो जो हमारी वांट्स होती हैं, वो इच्छाएं, वो कभी भी खत्म नहीं होती, और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एज कंपैरिजन टू आवर इच्छाएं, आवर एक्सपेक्टेशंस और आवर वांट्स। तो क्योंकि अब वांट्स कभी खत्म नहीं होंगी और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो यहीं से शुरू होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और यहीं से शुरू होती है हमारी इकोनॉमिक्स। हेलो एवरीवन, आई एम आकाश रायका, और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट नोन चैप्टर है, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह मोस्टली यहीं से आती हैं। सो सेक्शन 1 हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट इज एन इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमी, so what is economics? Imagine you are a richest person in an India. Can you buy everything what you want? The answer is simply no. And the reason behind that, हमारी जो wants होती हैं वो बहुत अनलिमिटेड होती हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज स्कार्स क्यों है या रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है? रीजन इज every resource has alternative uses, and it's a universal problem in microeconomics as well as macroeconomics. रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज कैसे? जैसे एक लैंड है, उस पे हम गेहूं भी क्रॉप कर सकते हैं, हम वहां पे कोई फ्लावर्स वगैरह की खेती कर सकते हैं, हम कुछ गेहूं उगा सकते हैं, राइस उगा सकते हैं। लैंड एक है, पर यूज उसके अल्टरनेटिव है। सेकंड वन इज रेशनल मैनेजमेंट। रेशनल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? रेशनल मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेज का प्रैक्टिकल यूज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बात करें, तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करे कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होनी चाहिए। एंड सेकंड वन, अगर हम एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर देखें, तो रिसोर्सेज को इस तरह से उसका यूज मैक्सिमाइज होना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें, तो कंट्री अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करे कि जीडीपी ग्रोथ मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमाइज हो। मतलब सोशल वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए और हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़नी चाहिए। सो here we comes with definition of economics. Economics is a subject matter that deals with rational management of limited resources, so that at micro level an individual consumer is able to maximize his satisfaction, and as a producer to maximize his profit,
at macro level, a country achieve highest possible GDP growth and social welfare. So basically इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो डील करता है रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज इस तरह से हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर पाए और प्रोड्यूसर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे कंट्री हाईएस्ट जीडीपी अचीव कर ले और सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, लोगों का वेलफेयर, सोसाइटी में जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम लेवल पे हो। तो ये होता है हमारा बेसिकली इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो बनती है टू वर्ड से, माइक्रो और इकोनॉमिक्स, जो कि ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमीज units like an individual consumer, individual producer, individual firm, individual industry, individual market. So माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो एक कंज्यूमर होता है वो एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट होती है इन कंटेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो फेस करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम प्रॉब्लम ऑफ रेशियो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि उसको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करने हैं ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गुड्स। उसको अपना जो लिमिटेड उसका पर्स है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल राम है, उसके पास 100 रुपीज है, तो उसको अपने 100 रुपीज ऐसे यूज करने हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी गुड्स खरीदे और उनसे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिले वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी, प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर अपने इनकम को या उसके पास जो अमाउंट है उसको एलोकेट करता है डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में, ताकि उसे जो सेटिस्फैक्शन मिले वो मैक्सिमाइज हो। सो प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज द इम्पोर्टेंट इन थ्योरी ऑफ डिमांड। सेकंड वन इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर या फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई। यहाँ ये एनालिसिस करती है या ये हमें बताती है कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे, और प्रोड्यूसर का फोकस हमेशा प्रॉफिट पे होना चाहिए और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे होना चाहिए। सो यहाँ पे प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी ऑफ सप्लाई में। थर्ड वाइटल कंपोनेंट है थ्योरी ऑफ प्राइस। ये हमें बताती है कि जो गुड्स होते हैं उनका प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसको डिटरमाइन करा जाता है सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के ऊपर। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, या फिर जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना प्राइस डाउन जाएगा। सो थ्योरी ऑफ प्राइस इज द मोस्ट important component of microeconomics। अब सेकंड हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दो वर्ड से मिलके बना है, मैक्रो एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। लार्ज मीन्स
economy as a whole. So macroeconomics deals with economic issues related to an economy as a whole. So basic issues जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है वो करता है सबसे पहला होता है इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी कि इकोनॉमी में हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए किस किस के बीच में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में। सेकंड वन इज डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, या तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड। एंड थर्ड सिचुएशन आती है करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट कैसे करा जाए, या उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे लाया जाए। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन थ्योरी, क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसके जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला इनकम एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। सो जो हमारा सबसे फर्स्ट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे रिलेटेड है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को हम एडी बोल देते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को हम एएस बोल देते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। सेकंड वन इज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, ये हमारा आता है डिस इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी में, जहाँ पे एडी इज ग्रेटर देन एएस या एएस इज ग्रेटर देन एडी। एंड थर्ड वन इज करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए फिस्कल पॉलिसीज का यूज करा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज को हम यूज करते हैं, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को यूज करते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई बराबर हो सके। वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स so we are starting with positive economics. Positive economics deals with economic issues related to past, present or future, or we can say that economics of what was past, what is present, what would be future. So it deals with such economic situations which can be studied by using facts and figures. Basically, it is based on observable situations. We can verify the facts and value judgment is no. For example, हम कह सकते हैं कि 22% of India's population is below poverty line in 2020. जो हमारा ये स्टेटमेंट है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो इसका बेसिकली अपोजिट होता है, जैसे कि normative economics is the economics of what ought to be. It deals with opinions of the economist related to economic issues on economic problems. Different economists have different opinions on the economic problem. तो बेसिकली ये डील्स करता है ओपिनियन एंड सजेशंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट
क्योंकि सबका अपना अलग अलग जजमेंट होता है। वेरीफाइबल स्टेटमेंट्स नहीं होते, क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। वैल्यू जजमेंट यस है, जैसे ओल्ड पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, किसी का भी ओपिनियन हो सकता है। ये जैसे मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विल one day bring an end to the problem of unemployment in the country। किसी ने ये बोला है, किसी ने बोला मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयर बी स्टॉप्ड। तो सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमी एंड इट टाइप्स। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है। Economics is a subject matter that deals with the rational management of limited resources in a manner such that individual consumer able to maximize his satisfaction, producer is able to maximize his profit. At macro level, a country is able to achieve it, maximizes GDP and social welfare. But what is an economy? Economy is a system by which people of an area earn their living। इसका मतलब होता है people perform different economic activities to earn their living। लोग पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे a teacher is going to school, doctor going to hospital, a farmer go to their fields, और इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहा है अपनी इंडस्ट्री में। So nature and level of economic activities performed by people of an area would reveal a system by which people of an area earn their living। There are two things: nature of economic activity, level of economic activity। So जो नेचर होता है वो बताता है कि लोग किस काम को सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और जो लेवल ऑफ एन इकोनॉमी होता है वो हमें बताता है कि कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या फिर डेवलपिंग है। सो अगर लेट्स अज्यूम एक विलेज में 70% लोग फील्ड्स में जाते हैं और अपना फार्मिंग का काम करते हैं, तो वहां का जो नेचर ऑफ एन इकोनॉमी है वो हो गया एग्रीकल्चरल। अब लोगों के पास छोटे छोटे हिस्से हैं, खेतों में छोटे छोटे हिस्से हैं, वहां पे वो सब फार्मिंग करते हैं। तो वहां का लेवल कैसा हो गया, लो। मतलब छोटे छोटे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उनकी इनकम बहुत लिमिटेड है। तो वहाँ की जो लेवल है वो हमारा अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग में आ जाता है। एंड सेकंड एग्जांपल चलते हैं। एक गांव है, गांव के लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, वहां पे वो प्रोड्यूस करते हैं और शहरों में बेच देते हैं। सो नेचर तो हमारा स्टिल एग्रीकल्चर है, पर वहां का जो स्टेट है या फिर लेवल है वो है रिच इकोनॉमी का या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी का। क्यों? बहुत सारा पैसा आ रहा है जब बड़े बड़े खेत हैं। तो ये होता है हमारा इकोनॉमी और नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज centrally planned economy, second one is free market economy, and third one is mixed economy। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये हमारे कंट्रोल करे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री से। जो कंट्री का गवर्नमेंट होता है वो डिसाइड करता है और वो ही कंट्रोल करता है।
पर डिग्री ऑफ कंट्रोल वेराइज अक्रॉस डिफरेंट नेशंस। पर जो उस पे कंट्रोल होता है वो हर कंट्रीज में अलग अलग तरह से होता है। जैसे कोई फ्री मार्केट इकोनॉमी है या फिर मार्केट इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई